हेलो बच्चों, मैं विशाल कुमार गुप्ता आज आपके लिए स्टैटिक्स की दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ, जो कि हमारे सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट हमने देखा था पिछली बार कि इसमें हमने इंट्रोडक्शन को बताया था, और उस पार्ट को आप देखिएगा। और सेकंड पार्ट में आज हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा नेचर ऑफ स्टैटिक्स, फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स। ये तीनों टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा नेचर ऑफ स्टैटिक्स, यानी सांख्यिकी की प्रकृति। तो सांख्यिकी की प्रकृति में हमें यहाँ पर ये देखना होता है कि सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स किस नेचर का है, यानी वो साइंस नेचर का है या आर्ट नेचर का है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये साइंस नेचर का भी है और आर्ट नेचर का भी है। इसको अभी हम आगे देखेंगे कि साइंस नेचर का कैसे है और आर्ट नेचर का कैसे है। तो स्टैटिक्स इज ए साइंस। साइंस कैसे है कि स्टैटिक्स इज ए स्क्रिप्ट इन विच वी गेट ऑर्डरली और सिस्टमैटिक नॉलेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of the prescribed conditions of science. Statics can be called science on the following aspects. Statics is the rule of knowledge and is developing at a very rapid pace. इसका मतलब यहाँ पर ये है कि सांख्यिकी में जो हमारा एक ऐसी लिपि है जो साइंस के अंदर, जैसे हम व्यवस्थित ज्ञान को, एक क्रमबद्ध ज्ञान को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम नॉलेज लेते हैं, ऐसे ही स्टैटिक्स में भी हमारी जो नॉलेज है वो कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं, उन्हीं के पर बेसिस है। उसी के अकॉर्डिंग ही जैसे साइंस में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी रूल्स रेगुलेशंस हैं। उन्हीं रूल्स रेगुलेशंस का फॉलो करते हुए हम स्टैटिक्स को भी पढ़ते हैं, जैसे हम साइंस में पढ़ा करते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट है इसका, इट्स वेरियस पॉलिसीज आर वाइडली यूज्ड इन ऑल एरियाज। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी एटसेट्रा आर यूनिवर्सल रूल्स। जैसे साइंस में कुछ रूल्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ रूल्स हैं जो कि बहुत सारे एरियाज में जो हमारा यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर, लॉ ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये रूल्स यूनिवर्सल रूल्स हैं और इनका बहुत सारे एरियाज में यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट फ्यूचर ट्रेंड आर प्रेडिक्टेड बाय मैनी स्टैटिस्टिकल मेथड। पीछे क्या चल रहा था, पास्ट में क्या हुआ, भूतकाल हमारा क्या था और प्रेजेंट में क्या है, उन्हीं के बेसिस पर हम ये पूर्वानुमान लगा सकते हैं, हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे की कंडीशन क्या रहेगी, कुछ स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करते हुए। देखिए साइंस में होता क्या है, साइंस में अगर हम बात करें तो तीन चार चीजें हमारे पास है कि जो हमारे को ये बताते हैं कि साइंस क्या है। जैसे कि एक हमारी सिस्टमैटिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए। दूसरा कि उसमें कॉज और इफेक्ट का जो रिलेशनशिप है, जो उसमें विश्लेषण है, एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें उसका जो पॉलिसीज है, उसके जो नियम हैं, वो बहुत सारी जगह, वो बहुत सारे सर्वव्यापक होने चाहिए और सर्वमान्य होने चाहिए, यानी यूनिवर्सल होने चाहिए, बहुत जगह उनका यूज किया जा सकता हो और उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो पूर्वानुमान लगा सके, वो प्रेडिक्ट कर सके, फोरकास्ट कर सके। तो ये सारी चीजें जो साइंस में हमारे को बताई गई हैं, वही चीजें हमारे को देखने के लिए मिलती हैं हमारे को स्टैटिक्स के अंदर भी। लेकिन अगर मैं बात करूं कि स्टैटिक्स जो साइंस है, लेकिन ये प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो प्रोबेबिलिटी बेसिस हैं, उनमें कुछ चीज़ें चेंज भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें प्योर साइंस में, जैसे केमिस्ट्री है या फिर हमारा फिजिक्स है, तो जो रूल्स रेगुलेशन है वो बिल्कुल अगर हम बात करते हैं कि सोडियम के टुकड़े को पानी में डाला जाए तो वहाँ पर क्या होगा कि आग लगने के चांसेस होते हैं, तो वही चीज़ हर टुकड़े पर अप्लाई होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें कि
यही चीज़ स्टैटिक्स के अंदर हो कि हर व्यक्ति की इनकम एक जैसी रहेगी, या हर व्यक्ति की जो, अगर हम बात करें एवरेज एज 55 लेकर चल रहे हैं, तो हर एक व्यक्ति 55 एज का होगा, तो ऐसा यहाँ पर संभव नहीं। तो इसलिए इसको प्योर साइंस नहीं माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि स्टैटिक्स इज एन आर्ट, तो स्टैटिक्स क्या है? आर्ट भी है। तो स्टैटिक्स आर्ट का मतलब क्या है? अगर हम रूल्स रेगुलेशंस की बात करें तो स्टैटिक्स को साइंस की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर हम एक्शन में आते हैं, उसको प्रैक्टिकल बेसिस पे बात करते हैं, तो उसको हम आर्ट बोलते हैं। यानी आर्ट का मतलब है कि वो बेस्ट मेथड जो भी है हमारे पास प्रॉब्लम, उसको बेस्ट मेथड से कैसे हम उसको सॉल्व करें। तो यहाँ पर है, इफ साइंस इज अ नॉलेज, द आर्ट इज एन एक्शन, मीन्स दैट art refers to the branch of knowledge which changes the best methods or for solving various problems, and the measure for achieving the facts are also suggested। यानी वो बेस्ट मेथड आपको देखना है, वो निकालना है, जिससे कि उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व किया जा सके। Statistics is also an art because of statistics presents solution, methods and conclusion for solving the problem of various questions। तो जो हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस हैं, उनको हम कैसे सॉल्व करें, उनका क्या मेथड यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर साइंस में तो ये बताया गया था कि क्या नॉलेज, रूल्स, रेगुलेशन है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो उनमें कौन से रूल्स रेगुलेशंस को हमारे को अप्लाई करना है, कैसे उसको कौन सा मेथड यूज़ करना है, क्या कंक्लूजन निकल कर आ रहा है, वो हमारा आर्ट बन जाता है। नंबर सेकेंड वन इज हाउ टू यूज डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड एंड रूल्स टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स। हमारे को यहाँ पर निकालना तो होता है कि हम मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मोड निकालते हैं, कोरिलेशन निकालते हैं, लेकिन किस कंडीशन में हमारा मीन बेटर रहेगा, किस कंडीशन में हमारे को मीडियन यूज़ करना चाहिए, मीडियन कैसे हमारे को उसमें निकालना है, वो सारी चीज़ें हमारे को क्या कहता है आती हैं। तो वो चीज़ें होती है हमारी आर्ट। यानी अगर आपने रूल्स रेगुलेशन पढ़े, उनके फॉर्मूलेज पढ़े, तो वो साइंस हो जाती है। जब उसको प्रैक्टिकली आप यूज करते हैं कि किस कंडीशन में किस चीज को हमारे को अप्लाई करना है, कहाँ पे मीन, मीडियन या कोरिलेशन निकालना है, वो चीज बन जाती है हमारी आर्ट। थर्ड वन इज फॉर द बिहेवियर ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड, स्पेशल स्किल एंड एक्सपीरियंस एंड सेल्फ रेस्टेड एंड are required in the person which is very necessary for art to say a subject। यानी अगर हम बात करें कि सांख्यिकी विधियों के उचित प्रयोग के लिए व्यक्ति में विशेष कौशल, यानी एक स्पेशल स्किल होना चाहिए, उनके पास एक अपना अनुभव भी होना चाहिए, पेशेंस भी होना चाहिए, जिससे कि वो उस रिजल्ट को निकाल सके जिसके लिए वो स्टडी कर रहा है। तो तभी ये सारी चीज़ों के होने के बाद ही वो हमारा आर्ट प्रॉपरली कहलाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें कि कैसा नेचर है हमारे स्टैटिक्स का, तो स्टैटिक्स हमारा बोथ नेचर रखता है, साइंस भी है और आर्ट भी है। कुछ फीचर्स हमने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साइंस के कुछ फीचर्स उसके अंदर अवेलेबल हैं, तो इसलिए उसको साइंस बोला गया। आर्ट के फीचर्स हैं, तो इसलिए उसको आर्ट बोला गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरह अगर बात करें कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था हमारा क्या, फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स। फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स में कि उसका मतलब है कि स्टैटिक्स के क्या कार्य हैं, क्या क्या कहाँ पर उसके क्या क्या कार्य हैं, उसके क्या क्या काम है। तो नंबर फर्स्ट जो है वो है न्यूमेरिकल एंड डेफिनेट एक्सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, मतलब तथ्यों की संख्यात्मक और निश्चित अभिव्यक्ति। इसका मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि यदि कोई भी अगर हमारे पास फैक्ट्स है तो उसको कैसे डेफिनेट फॉर्म में उसको शो ऑफ किया जाए। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम कहते हैं कि हमारे जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ती चली जा रही है, या भारत की जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, एक तो ये हमने बोला यहाँ पर। दूसरा है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बढ़ते चले जा रहे हैं या घटते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर हम इसी को फैक्ट्स के थ्रू अगर हम शो ऑफ करें कि पिछली बार हमारी जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी, इस बार हमारी पॉपुलेशन इतनी हो गई है, तो यानी इतना हमारा इसमें इंक्रीमेंट हो गया है, इतनी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। ऐसे ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करें, पिछली बार इतना एक्सपोर्ट हुआ था या इस बार इतना हुआ है, तो दोनों में इतना डिफरेंस आया है। तो जब हम बात करते हैं स्टैटिक्स की, तो यहाँ पर एक डेफिनेट और न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो जाता है।
यानी अब यहाँ पर कोई भी भ्रमपूर्ण वाली बात नहीं रहती है कि क्या कंडीशन रही है, कितना आपने बताया, कितना आप बोल रहे हो, कि कितना इसमें चेंजेस हुआ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ जाती है। नंबर सेकंड वन इज सिंपल एंड कंडेंस्ड प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों की सरल और संक्षिप्त प्रस्तुति। इसका मतलब ये है यहाँ पर, अगर मैं किसी व्यक्ति की बात करूँ कि उसकी 30 साल पुरानी इनकम की अगर हम बात करें कि उसकी 30 साल की इनकम ये रही, उसका ये सारा डाटा रहा है, तो इसको समझना और इसको देखना बहुत कठिन होगा। अगर हम स्टैटिक्स के थ्रू अगर हम बात करें तो यहाँ पर उस डाटा को बहुत ही सिंपल फॉर्म में, बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में, संक्षिप्त रूप में, ब्रीफली आप उसको शो ऑफ कर सकते हैं। आप उसको ट्रेंड में दिखा सकते हैं कि ये ट्रेंड ऐसा इसका बढ़ता चला जाता है, जैसे कि हम टाइम सीरीज इसमें यूज़ करते हैं कि इसमें दिखाया जाता है कि कैसे उसके ट्रेंड उसका हो रहा है, कि ट्रेंड बढ़ रहा है या घट रहा है उसका ट्रेंड में, या फिर हम उसको चार्ट्स की फॉर्म में दिखा सकते हैं, ग्राफ्स की फॉर्म में दिखा सकते हैं। वो जो भी डाटा है उसको हम सिंपल फॉर्म में करके हम उसको शो ऑफ करते हैं। नंबर थर्ड वन इज टू प्रोवाइड कंपेरेबिलिटी, तुलना प्रदान करने के लिए। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में वही चीज़ आती है कि अगर मेरे पास कोई डाटा है तो उसको मैं पुराने डाटा से या उसी जैसी कंपनी के जो डाटा है उनसे कंपेयर कर सकता हूँ कि मेरी कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, या मैंने पहले से कितना इंक्रीमेंट करा है या डिक्रीमेंट हुआ है, या मैंने लॉस में जा रहा हूँ या मैंने कितना प्रॉफिट इसमें करा है, तो ईजिली मैं वहाँ पे कंपेयर कर भी सकता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन फैक्ट्स, तथ्यों के बीच संबंध की स्थापना। स्टैटिक्स के थ्रू जो इसके कुछ मेथड्स हैं उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो उनके बीच में तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनके बीच हम रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि किसी बच्चे की हाइट और वेट में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं कि एक मेल और फीमेल में के कलर्स में या फिर उनकी हाइट में कितना रिलेशनशिप है। तो जैसे इसमें हम जो यूज़ करते हैं रिग्रेशन, कोरिलेशन, एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो ये चीज़ें यहाँ पर जो मेथड्स हैं वो यूज़ करे जाते हैं, जिससे कि हम रिलेशनशिप को फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना इनके बीच में रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट वन इज एनलार्जमेंट ऑफ इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो ये व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव का विस्तार। जब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो नॉलेज है वो बिल्कुल फैक्ट बेसिस है, यानी वो डेफिनेट है, तो इससे क्या होगा, अब हम किसी भी टॉपिक पर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो टॉपिक पर जो भी बात की जा रही है, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात की जा रही है, पॉपुलेशन की बात की जा रही है, किसी बच्चे के मार्क्स की बात की जा रही है, किसी की पर्सन की इनकम की बात की जा रही है, पर कैपिटा इनकम की बात की जा रही है, तो वहाँ पर जो है हमारे पास पर्टिकुलर फैक्ट्स हैं, उन पर्टिकुलर फैक्ट्स की नॉलेज हमारी क्या करती है, वो हमारे एक्सपीरियंस को, हमारी नॉलेज को भी क्या करती है, एनलार्ज करती है, हमारी नॉलेज में विस्तार करती है कि पहले क्या डाटा था, अब क्या डाटा है, क्या चेंजेस हुए हैं। नेक्स्ट वन इज हेल्पफुल इन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। जब हमारे पास डाटा, हमारे पास जो भी हमारे पास डाटा है, वो डाटा अगर हमारे पास फैक्ट बेसिस है, चाहे वो हमारा आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे कैसा भी वित्तीय डाटा हो, ठीक है, फाइनेंशियल डाटा हो, तो अगर हमारे पास फैक्ट नॉलेज है, हमारे पास उसके पास जो न्यूमेरिकल हमारे पास सारा उसका फैक्ट्स है, तो उसी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, उनकी बेसिस पर हम आगे के लिए पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि आगे हमारे को कैसे इसको करना है, आगे क्या उसको में चेंजेस करने हैं, तो वो फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज भी हम यहाँ पर इजीली कर पाएंगे। टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान में मदद करने के लिए। अभी हमने पीछे भी बात करी थी कि जो स्टैटिक्स है वो हमारे को फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। इसके बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि इसमें टाइम सीरीज आता है, टाइम सीरीज के अंदर भी बहुत सारे मेथड है कि ट्रेंड हम निकाल सकते हैं कि अब ये ट्रेंड कैसे रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि लास्ट हम 10 ईयर में, लास्ट 10 ईयर्स में जो सेल्स का डाटा रहा है वो कितना चेंजेस हुआ है, अब हमारा ट्रेंड क्या रहेगा, या एक्स्ट्रा पोल्यूशन जो होता है उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं कि आगे वाले डाटा के लिए यहाँ पर सेल्स में कितना चेंजेस हुआ है या क्या रहेगा। तो बहुत सारे मेथड्स का यहाँ पर हम यूज़ करके हम अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं, पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें क्या बन जाती है, हमारे स्टैटिक्स के फंक्शंस बन जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इज लिमिटेशन ऑफ
स्टैटिक्स। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं, केवल अच्छाइयाँ ही नहीं रहती हैं, कुछ उसमें कमियां भी रह जाती हैं। तो वो क्या क्या कमियां हैं वो अब हम स्टैटिक्स के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो स्टैटिक्स स्टडीज ओनली विथ क्वांटिटेटिव फैक्ट्स नॉट द क्वालिटेटिव फैक्ट्स। इसका मतलब ये है कि केवल हमने शुरू में जब हमारी हॉरेस सैक्रिस्ट की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहां पर आता भी था कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यानी केवल वही तथ्यों को हम यहाँ पर शामिल करते हैं जिसको हम नंबर्स की फॉर्म में क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं, और उन तथ्यों को, उन फैक्ट्स को हम यहाँ पर शामिल नहीं करते हैं जो किसी क्वालिटी के बेसिस पर होते हैं, किसी की अच्छाई, किसी की बुराई, इनको की क्वालिटीज को हम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हम यहाँ पर इंक्लूड भी नहीं करते हैं स्टैटिक्स। तो एक कमी तो इसके अंदर ये हो जाती है। नेक्स्ट वन है हमारा स्टैटिक्स स्टडीज विद एग्रीगेट्स बट नॉट विद द इंडिविजुअल्स। सांख्यिकी समूहों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं करती। इसका मतलब ये है, अगर हम बात करें कि 5% है और 5% की अलग अलग हमारे को मान के चलते हैं इनकम दी हुई है, जिसमें कि दे रखा है 3000 पर मंथ, 4000 पर मंथ, 5000 पर मंथ, 6000 पर मंथ, और एक लास्ट वाला व्यक्ति है जो कि जिसकी इनकम है केवल 500 पर मंथ। लेकिन ये लास्ट वाला, अब यहाँ पर क्या होगा, इन सब का एवरेज निकाला जाएगा और एवरेज जो भी आएगा और हम कहेंगे कि ये इस पर्टिकुलर प्लेस में जो व्यक्ति रहते हैं इनकी जो पर कैपिटा इनकम है बहुत अच्छी है या बहुत खराब है। लेकिन अगर हम लास्ट व्यक्ति की बात करें तो सभी की इनकम थाउजेंड्स में थी, लेकिन उसकी केवल 500 इनकम थी, पर मंथ की इनकम थी। तो उस व्यक्ति के लिए नहीं देखा जा रहा है, यहाँ पर हम केवल उस व्यक्ति के बारे में नहीं देख रहे हैं कि उस व्यक्ति की इनकम की जो है वो बहुत कम है। यहाँ पर हम पूरे समूह की बात करेंगे। जो स्टडी जो करी जाएगी वो एवरेज में करी जाएगी, वो सभी के लिए करी जाएगी, और एवरेज आपको पता है कि सारी चीज़ों का टोटल करके हम उसमें नंबर ऑफ आइटम्स का डिवाइड करके उसको एवरेज फाइंड आउट करते हैं, यानी टोटल का बात कर रहे हैं यहाँ पर, बजाय इसके कि पर्टिकुलर व्यक्ति की बात करें। नंबर थर्ड वन इज स्टैटिस्टिकल रिजल्ट मे बी मिसलीड इन स्टडीड विदाउट प्रॉपर कंटेक्स्ट। उचित संदर्भ के बिना अध्ययन में सांख्यिकी परिणाम भ्रामक हो सकते हैं। अगर हम बात करें किसी दो कंपनीज हैं, एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। एक कंपनी का जो डाटा है वो दिखा रहा है कि फर्स्ट ईयर में उसने 3000, सेकेंड ईयर में 4000 एंड फिफ्थ ईयर में 5000 पर टन की सेल करी है। ऐसे बी है हमारी यहाँ पर कंपनी, जिसका जस्ट अपोजिट डाटा, यानी उसने पहले 5000 करा, उसने फिर 4000, उसके बाद 3000 पर टन की इनकम करी। तो लेकिन अगर हम दोनों के एवरेजेस निकालें तो दोनों के एवरेज सेम आने वाले हैं। तो अगर हमने इनकी प्रॉपरली नॉलेज नहीं ली कि एक तरफ तो डाटा इंक्रीज हो रहा है, एक तरफ डाटा डिक्रीज हो रहा है, अगर हमारे को ये नहीं पता है कि क्या प्रॉपरली नॉलेज के अगर हिसाब से हम नहीं चलते हैं, तो हम क्या कहेंगे, दोनों कंपनी एक ही जैसा परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी बढ़ रही है और एक कंपनी डिक्रीमेंट कर रही है। तो इसलिए प्रॉपरली नॉलेज भी उसके बारे में प्रॉपर कंटेक्स्ट होने के जरूरी है हमारे लिए। नेक्स्ट वन है यूनिफॉर्मिटी एंड होमोजेनिटी इज एसेंशियल इन स्टैटिस्टिकल डाटा। सांख्यिकीय आंकड़ों में एक रूपता और सजातीयता आवश्यक है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी हम डाटा ले रहे हैं वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें कि अगर हमारे को ये देखना है कि गेहूं में इस बार क्या रहा है प्रोडक्शन में, तो हमारे को केवल वही किस्म जो हम एक तरफ से किस्म ले रहे हैं वही किस्म हमारे को कलेक्ट करनी है सभी जगह से, और फिर क्योंकि उसी की ही जैसी डाटा को फिर हम कलेक्ट करके तभी हम उसके बारे में बता सकते हैं कि पिछली बार से ज़्यादा हमारा पास प्रोडक्शन हुआ है या कम प्रोडक्शन हुआ है। अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है डाटा के अंदर तो हमारे जो रिजल्ट है वो भ्रामक हो सकते हैं, वो डाटा हमारा एरर आ सकता है उसमें। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक्स रिजल्ट आर ट्रू ऑन द एवरेज एंड इन द लॉन्ग रन। सांख्यिकी परिणाम औसत और दीर्घकाल में सत्य होते हैं। अभी हमने पीछे भी बात कर ली थी कि जब हमने इंडिविजुअल की बात करी थी कि एक तरफ तो क्या था कि जो पर्सन्स थे उनकी इनकम थाउजेंड्स में जा रही थी और एक पर्टिकुलर एक पर्सन था जिसकी इनकम था हंड्रेड्स में थी। तो
लेकिन फिर भी हम जो डाटा ले रहे थे वो किस में ले रहे थे, हम एवरेज में ले रहे थे और बता रहे थे कि वहाँ पर्टिकुलर प्लेस के जो पर्सन्स हैं उनकी जो पर कैपिटा इनकम है बहुत अच्छी है या बहुत ख़राब है। तो ये जो डाटा है वो औसत में तो ठीक आता है, लेकिन अगर हम बात करें इंडिविजुअल्स का तो ये डाटा लेता ही नहीं है। तो वहाँ पे जो हमारे जो परिणाम है वो सत्य नहीं हो पाता है। उसके बाद अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो इसका भी डाटा यहाँ पर सही रिजल्ट नहीं देता है। यानी केवल दो ही चीज़ यहाँ पे आपको देखनी होगी, एक तो लॉन्ग रन में इसका डाटा सही आता है और एक हमारे जो एवरेज है उसमें इसका डाटा सही आता है। यानी शॉर्ट टर्म और इंडिविजुअल्स में इसको तो इंक्लूड किया नहीं जाएगा। स्टैटिक्स इज ओनली ऑन द मेथड ऑफ स्टडिंग अ प्रॉब्लम। सांख्यिकी केवल किसी समस्या के अध्ययन की पद्धति है। इसका मतलब ये है कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे उनमें से भी एक सांख्यिकी हमारी एक मेथड है, एक रीति है स्टैटिक्स जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो ज़रूरी ये है कि हम अपनी जब प्रॉब्लम को सॉल्व करें तो उसमें हम स्टैटिक्स जो रीति है, जो पद्धति है, जो मेथड है उसको अप्लाई करके हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और दूसरी जो और अल्टरनेटिव मेथड है उनसे भी हम उनको निकाल सकते हैं और उसमें चेक कर सकते हैं। इसका कहने का मतलब इतना है कि स्टैटिक्स जो है केवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने या प्रॉब्लम को स्टडी करके उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका आपको बताती है, ना कि वो सॉल्यूशन है। ये केवल एक ये बताता है कि कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ना कि ये उसका सॉल्यूशन है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टैटिक्स कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं, यानी जो स्टैटिक्स की नॉलेज रखते हैं, जिनको पर्टिकुलर पता है कि किस जगह कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, वही लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अनभिज्ञ व्यक्ति ना तो उसका यूज़ कर पाएगा और अगर वो यूज़ भी करता है तो उससे जो रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट को भी गलत रीड कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग रीड कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी यही है कि वो उसका एक्सपर्ट हो, उसके बारे में उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारी हमारी लिमिटेशंस बन जाती हैं स्टैटिक्स की। आज के लिए हम इतना ही करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे को। और आपके लिए आज बाय।